बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे देश भारत में विभिन्न धर्म एवं विभिन्न संस्कृतियाँ समाहित हैं। यहाँ केवल एक ही धर्म को मानने वाले नहीं, वरन विभिन्न धर्मों के मानने वाले सामाजिक समभाव के साथ निवास करते हैं। उन्हें समभाव से आदर दिया जाता है। उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। यह विभिन्न धर्म हमने पिछली कक्षा में पढ़े थे, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी। आज हम उसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण धर्म इस्लाम के बारे में क्लास 7 इतिहास और हमारा नागरिक जीवन के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस फर्स्ट लेसन का शीर्षक है इस्लाम का भारत में आगमन। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि इस्लाम का आगमन कब, कहाँ और कैसे हुआ तथा भारत में इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ। इस्लाम का उदय सर्वप्रथम अरब देश में हुआ था और धीरे धीरे पूरे विश्व में इसका प्रसार होता गया। 7वीं शताब्दी में भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारतीय लोग इस्लाम से परिचित हुए और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का अंग बन गया। इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब देश से हुई। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लगातार लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। हज़रत मोहम्मद साहब ने इन कबीलों के बीच आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए ही इनको एक संदेश दिया कि ईश्वर एक है, अर्थात अल्लाह एक है। एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर हैं और एक हैं। शुरू में तो कई लोगों ने मोहम्मद साहब की इन बातों का विरोध किया, किंतु बाद में यह विरोध इतना अधिक बढ़ गया कि मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर दूसरे शहर मदीना में जाना पड़ा। उनका यह जाना हिजरत कहा जाता है और इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातों को मानने लगे और इस्लाम धर्म अरब देश से प्रारंभ होकर दुनिया के कई देशों में फैला। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत करने वाले मोहम्मद साहब थे, हज़रत मोहम्मद साहब। इस्लाम के 3 बुनियादी सिद्धांत हैं: समता, समानता तथा बंधुत्व। इस्लाम धर्म में लोग मानते हैं कि अल्लाह एक है और वे उसके बंदे हैं तथा हज़रत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम या संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। इस्लाम धर्म ने मोहम्मद साहब की दी हुई शिक्षाएं सभी इस्लाम धर्म के अनुयायी मानते हैं। मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए जीवन में निम्न 5 सिद्धांत निर्धारित किए। नंबर 1, कलमा, अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं। नंबर 2, नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना। नंबर 3, रमज़ान, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखना। नंबर 4, ज़कात, अपनी उपार्जित आय का 2.5% गरीबों को सहायतार्थ देना। नंबर 5, हज, पूरे जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अरब खलीफाओं का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। खलीफा पैगंबर के उत्तराधिकारी के रूप में मुस्लिम जगत के धार्मिक गुरु ही राजनीतिक प्रशासक होते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य अरब देश, सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका तथा स्पेन तक फैला लिया था।
भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत। भारत में इस्लाम धर्म समय समय पर कई तरह से आया व फैला। जैसे अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण से, अरब व्यापारियों के माध्यम से, ईरानी शरणार्थियों और सूफी संतों के आने से। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला, अरबों का भारत पर आक्रमण। भारत पर पहला आक्रमण खलीफा उमर के समय हुआ था 636 ईस्वी में। ये पश्चिमी तट से हुआ था, किंतु ये अधिक सफल नहीं हुआ। इसके बाद समय समय पर भारत पर अरबों का आक्रमण होता रहा। इसमें पूर्ण सफलता मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त हुई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध के शासक राजा दाहिर को पराजित कर सिंध पर अरबों का राज्य स्थापित किया। नंबर 2, कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। वहाँ के बंदरगाहों में छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर वे बसते गए और उन्हें बसाने में स्थानीय राजाओं ने उनकी मदद की। उन्हें अपने घर, गोदाम आदि बनाने के लिए ज़मीन दी। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के लोग भी इस्लाम धर्म से परिचित हुए। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। उनमें कई लोग कारीगर थे और कई लोग संत थे। कुछ सिपाही भी आए जो राजा और राणाओं की सेना में शामिल हो गए। ये ईरानी लोग मुसलमान थे। इनके संपर्क में आकर बहुत से लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिली। नंबर 4, सन 1190 के बाद भारत में तुर्क लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। इस समय तक तुर्क लोग भी इस्लाम धर्म को मानने लगे थे। तुर्कों के साथ बड़ी संख्या में ईरानी, अफ़गानी, खुरासानी लोग भी भारत आकर बसे। नंबर 5, सन 1100 से 1500 के बीच कई ऐसे संत हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, रामानंद, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे और गीत गाए जो ईश्वर के प्रति इनके भक्ति भाव से भरे हुए थे। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के निज़ामुद्दीन औलिया बहुत जाने माने सूफ़ी संत थे। सूफ़ी संतों के विचार भक्त संतों के विचारों से मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। इन संतों के विचारों की मदद से हिंदू और मुसलमान लोगों ने एक दूसरे के धर्म की बातें समझी। लोगों के बीच यह विचार बैठने लगा कि एक ही ईश्वर है, उसे अल्लाह, ईश्वर, परमेश्वर, भगवान जैसे नामों से जाना जाता है। अरबी संस्कृति और भारतीय संस्कृति के लोगों के मिलने जुलने के क्या फ़ायदे हुए? जब दो अलग अलग संस्कृति के लोग आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जब अरबी लोग भारत आए तो वे अपने साथ वहाँ अर्थात अरब के रीति रिवाज व धर्म इस्लाम को लाए। अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। इससे इनके रहन सहन तथा जीवन में बदलाव आया। अरबों ने कई भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया। भारतीयों ने अरबों से सीखा और अरबों ने भारतीयों से सीखा, जैसे कागज़ बनाना, हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, चरखे से सूत काटना, संख्याओं की गणना करना, सिले हुए कपड़ों में सलवार कमीज सिलना, ज्योतिष, खान पान में कचौड़ी समोसा आदि बनाना, गणित का ज्ञान, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद का ज्ञान इत्यादि। तुर्क आक्रमण के समय उत्तर भारत में इस्लाम के आगमन के समय
कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। अर्थात जब तुर्क आक्रमण हुआ तो भारत में कोई भी शासक इतना शक्तिशाली नहीं था कि उस आक्रमण को रोक सकता या उसके प्रभाव को हटा सकता। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष 100 से भी अधिक छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त हो चुका था, जिन पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांशतः राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग भी कहा गया है। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई थी और ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास होना स्वाभाविक था। समाज जात पात तथा भेदभाव के बंधन पर आधारित था। इस समय जाति व्यवस्था में और अधिक कठोरता आ गई थी। भारतीय समाज अपने खान पान एवं आचार विचार को श्रेष्ठ समझता था, अतः दूसरा देशों में क्या हो रहा है उससे परिचित होने का उसने ना तो कोई प्रयास ही किया और ना ही उससे लाभ उठाया। तुर्क आक्रमण। उन दिनों भारत में कई छोटे बड़े राजा और सामंत थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल, चालुक्य जैसे राजपूत वंशों के राज्य थे। इनके बारे में आप कक्षा 6 में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। और इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफ़गानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए, जिनमें से पहला था महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। हम ये जान लें कि महमूद गजनवी कौन था। तुर्क लोगों का पहला बड़ा आक्रमण तब हुआ जब गजनी राज्य अर्थात अफ़गानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफ़गानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। जब महमूद गजनवी भारत में राज नहीं करना चाहता था तो फिर वह भारत क्यों आया, ये प्रश्न भी उठता है। इसलिए क्योंकि वो अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। महमूद गजनवी ने इस कोशिश में सन 1000 से सन 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया। उनने मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा, जिनमें बहुत अधिक धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। अब हम देखते हैं कि मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी, उसकी दृष्टि में भारत क्या था। अल-बरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था और इसका मूल नाम अबुर्रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। इसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा में हुआ। अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और उसी के समय वह भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन अर्थात समाज, रीति रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, जिसके कुछ मुख्य अंश यह हैं। जैसे विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे।
विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान भारतीयों को पसंद नहीं थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें म्लेच्छ कहते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था। वे एक थाल में खाना एक साथ नहीं खाते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, वही जीवनदाता है और वही शासक है। इसके बाद उसने भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान के बारे में भी लिखा है कि यह व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है, जिसमें पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, उसने लिखा है, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया कि पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही मान्यता देते प्रतीत होते हैं। इसके बाद हम जानते हैं एक अन्य आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी अफ़गानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173-74 ईस्वी में अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। इसमें एक अन्य उल्लेखनीय नाम आता है पृथ्वीराज चौहान का। पंजाब जीतने के बाद उसके राज्य की सीमाएं, उसके अर्थात मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के राज्य से मिलने लगी। पृथ्वीराज चौहान जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान वंश का राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेनानायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक परमार्दिदेव का भी नाम था। परमार्दिदेव के आला उदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेनानायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वे युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गौरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसमें एक और अन्य तराइन के युद्ध का उल्लेख आता है, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध था। यह युद्ध हरियाणा के करनाल जिले में तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और वह जान बचाकर भाग गया। मोहम्मद गौरी 1 साल तक तो शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया। 1192 ईस्वी में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावार नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गौरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, बयाना, बिहारा एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की।
मोहम्मद गोरी के मृत्यु के समय अर्थात 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। अब हम जानते हैं कि तुर्कों की जीत के कारण क्या थे। इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट है राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। सेकेंड, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। नेक्स्ट है तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना। नेक्स्ट, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना। और लास्ट है भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। अब इस पाठ की समाप्ति के बाद हम यह जानते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा, जिसे हम अभ्यास के माध्यम से देखेंगे। बच्चों, अब हम पढ़े गए पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर देखते हैं। प्रश्न क, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। प्रश्न ख, हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? उत्तर, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश में रहने वाले छोटे छोटे कबीले वाले लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपस में झगड़ते रहते थे। इस कारण उनमें आपसी भाईचारे की कमी थी। प्रश्न ग, अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या सीखा? सूची बनाइए। उत्तर ग, अरबों से भारतीयों ने सीखा विभिन्न शिल्प जैसे कागज बनाना, सूत काटना, पहनावे में जैसे कुर्ता पायजामा, सलवार कुर्ता, खान पान में जैसे हलवा, कचौड़ी, समोसा बनाना। भारतीयों से अरबों ने सीखा गणित में हिंदी अंकों से अरबी अंक बनाना, ज्योतिष का ज्ञान, शतरंज का खेल, संगीत का ज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान। धन जुटाना था। अगला प्रश्न है, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनैतिक दशा कैसी थी? उत्तर, तुर्क आक्रमण के समय भारत छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था और इनके राजा एवं सामंत शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति में लगे हुए राजनीतिक अव्यवस्था से ग्रस्त थे। सत्ता का केंद्रित स्वरूप नहीं था। अगला प्रश्न है, राजपूतों पर तुर्कों की विजय के क्या कारण थे? उत्तर, राजपूतों पर तुर्कों की विजय के प्रमुख कारण थे राजपूत राजाओं में एकता का अभाव, राजपूतों द्वारा पारंपरिक युद्ध प्रणाली एवं पारंपरिक शस्त्रों का प्रयोग, तुर्क सेना में अच्छी नस्ल के घोड़ों, कुशल घुड़सवारों एवं कुशल तीरंदाजों की उपलब्धता, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। अब यहाँ पर यह प्रश्न दिया हुआ है, सही मिलान कीजिए। इसे आप लोग पाठ के आधार पर सही मिलान द्वारा मिलाकर लिखेंगे। इसमें दिया हुआ है जैसे तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरी तरफ सन दिए हुए हैं, उन सही सनों से आपको इसे मिलाना है। सिंध पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, हिजरी संवत का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक, आपको भरना है इसमें। ख,
ख, तराइन का युद्ध डैश और डैश के मध्य लड़ा गया। ग, महमूद गजनवी ने भारत पर डैश बार आक्रमण किया। घ, मोहम्मद गोरी को गुजरात में चालुक्य वंश के राजा डैश ने पराजित किया। डैश वाली जगहों पे आप लोगों को पढ़े गए पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की। इसमें कुछ स्थान दिए हुए हैं: सिंध, खीवा, गजनी, गोर, मदीना। इन्हें आपको मेरी सहायता से अब यह किस देश में है और उस देश की राजधानी क्या है, उस देश की भाषा क्या है, यह लिखना था, जो मैंने इसमें आप लोगों को लिखा है। सिंध अब पाकिस्तान देश में है और उसकी राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की भाषा उर्दू। खीवा, खीवा जिस जगह का जिक्र इस पाठ में आया है वह अब उज़्बेकिस्तान देश में है। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और वहाँ की भाषा उज़्बेक है। गजनी, गजनी अफ़गानिस्तान देश में है। अफ़गानिस्तान देश की राजधानी काबुल है और यहाँ की भाषा पश्तो। गोर, गोर भी अफ़गानिस्तान देश में है। अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल और यहाँ की भाषा पश्तो है। मदीना, मदीना वर्तमान में सऊदी अरब देश में है और सऊदी अरब देश की राजधानी रियाद है और यहाँ की भाषा है अरबी। इसे आप लिख लेंगे और याद भी करेंगे।